हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियोमीटर का। मैंने कहा था ये एक ऐसा टॉपिक है जो खुद बताता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। ठीक है, तो भैया पोटेंशियोमीटर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया और लगे हाथ एक उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी का आगे दो आज एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हमारा जो पोटेंशियोमीटर टॉपिक होगा वो फिनिश हो जाएगा, इसीलिए लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। और लास्ट में हम ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है उसमें जो वायर की लेंथ है क्यों बढ़ा देते हैं, कोई ना कोई रीजन होगा ही ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। दूसरा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जितनी बड़ी भी ये हेडिंग है उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? तो सबसे सर्किट बना लेते हैं ना। देखो भैया, मैंने कहा मैंने ये वायर पोटेंशियोमीटर का मतलब जितने भी 8 वायर थे मैंने एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो जरा, यहाँ पे मैंने लगा दिए बैटरी, ये लगा दिया एमीटर, ये लगा दिया रिहोस्टेट और यहाँ पर लगा दिए की, और इसके बाद मैंने जोड़ दिया इसको यहाँ से। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये रिहोस्टेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भैया ऊपर वाला सर्किट, प्राइमरी सर्किट बोला जाता है या इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोल देते थे, पिछली वीडियो में बता चुके थे। अब हमको क्या करना, दो सेल मेरे पास हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा टर्मिनल निकाल दें इस तरीके से। इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका है E2। हमको इन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर कराना है। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले मैंने पोटेंशियोमीटर से ऊपर वाला सर्किट तो कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली में जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें दोनों सेल के पॉजिटिव एंड को आप पोटेंशियोमीटर के जिस एंड से आपने ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव को जोड़ा है वहां से हम इन दोनों के पॉजिटिव को जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि जैसे ये ड्राइविंग सेल है इसका पॉजिटिव यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के पॉजिटिव को भी हम यहीं पे जोड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद यहां पर आपके पास एक टू वे की होती है जिसमें टू वे की में 3 कनेक्शन बने होते हैं। टू वे की यहां पे लिखे देते हैं, टू वे की। टू वे की एक होती है आपके पास जिसमें 2 रास्ते होते हैं। तो उस टू वे की में क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल का एक पार्ट यहां पे जोड़ देंगे, एक पार्ट यहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, बीच वाला भी खाली है ना, तो बीच वाले पार्ट से भैया अभी हमने गैल्वेनोमीटर भी कहां जोड़ा है, तो एक कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से, एक कनेक्शन हम कर देंगे अपना जॉकी से, जी से। ठीक है, बस यही कनेक्शन करना होता है भैया। ये दो सेल को हमको कंपेयर कराना है। ठीक है, तो यहां पर तो सर्किट आपको समझ में आ गया कि इन दोनों सेल का पॉजिटिव उस एंड से जुड़ेगा जहां से ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव जुड़ा होता है। नेगेटिव को हमने टू की के 2 एंड से जोड़ दिया और बीच वाले से गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके जॉकी से जोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास एक नॉब होती है, मान ली छोटी सी होती है इतनी बड़ी सी। उस नॉब को जब आप ऊपर वाले गैप में ऐसे लगा दोगे तो ये सेल चालू हो जाएगी और उसको निकाल करके जब इसमें लगा दोगे तो ये सेल चालू हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले तो ये चेक कर लेना सर्किट सही जुड़ा है गलत जुड़ा है। तरीका वही रहता है कि सबसे पहले मैंने नॉब को ऊपर लगाया, इधर लगाया तो डिफ्लेक्शन एक साइड में, इधर लगाया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में, तो मतलब मेरा सर्किट सही है। ठीक है, देखो
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट गैप में मैंने प्लग को इंसर्ट किया। एट फर्स्ट plug is inserted in first gap। ठीक है, पहले वाले गैप में हमने इंसर्ट करा दिया। तो सपोज करो यहां पर L1 लेंथ पर हमको क्या मिल गया, बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, E1 इज इक्वल टू के L1। V इक्वल टू के होल होता है ना। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। देखो, हो सकता है आप लोग भूल गए हो। V इक्वल टू के एल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे E है। ठीक है, तो E इक्वल टू के भाई जितना इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस इतने पोर्शन के अलोंग जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा किसके बराबर होगा, इस एल के बराबर होगा। ये तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब इसको हटा देते हैं यहां से, जो मैंने नॉब लगाई थी। अब क्या लगा देना है, सेकेंड वाले गैप में। तो लिख देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, फिर लिख देते हैं नाउ प्लग इज इंसर्टेड, या ऐसे पहले लिख देते हैं। देखिए, दोनों साथ साथ इंसर्ट नहीं कराए देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले से निकाल देंगे। नाउ प्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट गैप and then insert in second gap। ठीक है, अब हम इस गैप में इंसर्ट कर देंगे तो ये सेल चालू हो जाएगी। तो क्या होगा, मान लेते हैं इसकी जो बैलेंसिंग पॉइंट हमको यहां पे मिली, तो मतलब ये लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू के L2, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, बस हमको तो दो ईएमएफ को कंपेयर कराना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बस यही भैया सेकेंड एप्लीकेशन है कि दो सेल को ईएमएफ को कंपेयर कराना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो भैया पोटेंशियोमीटर का ये हो गया ऑक्सिलरी सर्किट, ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। मैंने कहा था कि जो भी आप चेंज करोगे वो सेकेंडरी सर्किट में चेंज करते हो, प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत आसान है। आप पूछ रहोगे सर यहाँ पे तो आपने V लिखा है, यहाँ पे E लिख दिया। ठीक है, ये तो सोच रहे होगे ना। तो भाई देखिए, यहाँ पर हमको ईएमएफ को कंपेयर कराना है। ठीक है, ईएमएफ को कंपेयर करना है, जितना इसका ईएमएफ होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, क्योंकि ईएमएफ भी क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जब तक उस सेल को किसी दूसरे सर्किट में जोड़ा ना जाए। ठीक है, यहां पर क्यों, क्योंकि इसको हमने सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट जो चेक करने के लिए हमने इसको सर्किट से जोड़ा है, इसको हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जोड़ा, इसलिए यहां पर इसकी पावर क्या है, ईएमएफ को E1 से रिप्लेस किया है। ओके, मान लेते हैं इसको अगर हम किसी रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे अभी जैसे नेक्स्ट सर्किट में बताएंगे, तो वहां पर फिर आप E नहीं लिख सकते हो। अभी कैसे होगा बताएंगे नेक्स्ट सर्किट में। ठीक है, तो भैया ये देखो बहुत छोटा सा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है भैया वो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना एक सेल का। तो यहां पर पहले इसको हटा देते हैं, नई हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, देखो तो तीसरी हेडिंग हो गई आपकी फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा ना प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी सर्किट में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, चलो देखो पूरा प्राइमरी सर्किट हमारा वही है। सेकेंडरी सर्किट में ये जो सेल है, ये सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कैसे, देखो सर्किट देखिएगा भाई, ये सेल लिया मैंने, इस सेल का पॉजिटिव ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने इसके निगेटिव से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर एक जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसी के पैरेलल में भैया एक रेजिस्टेंस हम R लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं की K1 और इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इस की के जरिए इस रेजिस्टेंस को हम इस सेल के साथ अटैच भी कर सकते हैं और डी अटैच भी कर सकते हैं, मतलब एक बार जोड़ देंगे एक बार नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। देखो तो यहां पर हमको करना क्या है, हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस की K1 को एट फर्स्ट की K1 इज ओपन, इसको हम ऐसे बनाते ज्यादा सही रहेगा, इसको हम अगर ऐसे बना दें इस तरीके से K1 हो गया, ठीक है। अभी ये ओपन है, मतलब ये रेजिस्टेंस अभी इस सर्किट में नहीं जुड़ा है। अब हमको मान लेते हैं जो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है वो L1, इसको L1 लिख लेते हैं, मान लो L1 पे मिल रहा है। अभी जितना इसका EMF है उतना ही हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। मान लेते हैं 5 वोल्ट के बराबर EMF है तो 5 वोल्ट के बराबर ये लेंथ होगी, अगर 6 वोल्ट है 6 वोल्ट के बराबर होगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के एल इक्वेशन फर्स्ट, L1 हो गया, ठीक है, पिछले डेरिवेशन की तरीके से। अब नाउ कि K1 इज क्लोज्ड, अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब क्या होगा, इस सेल की कुछ पावर को तो रेजिस्टेंस खींचेगा ना, करंट यहां से भी तो पास होगी ऐसे। अब क्या होगा, हम EMF कह सकते हैं क्या, नहीं, अब हम यहाँ पे वर्ड EMF यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको पहले बता चुके हैं व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहां पर इसका जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब मान लेते हैं जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ जुड़ गया, जो रेजिस्टेंस है उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो मान लेते हैं L2 लेंथ पे मिलने लगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू के L2 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब तक देखिए EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जब तक सेल किसी सर्किट से नहीं जुड़ी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF होता है, जब सेल सर्किट में जुड़ जाती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। देखो डिवाइड कर दो जरा, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। हमको भी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको भी ये एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम आपको EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ध्यान करिए पीछे से फॉर्मूला लर्न होने चाहिए भैया, ठीक है। अब उठा के भैया ये सीधे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार्ट, यहाँ लिख देंगे एज वी नो दैट, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है।
तो ये आ गया भैया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। L1 क्या है? जब तक ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं जुड़ा है तो L1 है लेंथ, और जो L2 है वो क्या है? जब इसको हम सर्किट में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी स्टूडेंट कि सर L1 ज्यादा होगा या L2 ज्यादा होगा? भाई अपनी हमने तो यहाँ पे कम बना दिया ना, ज्यादा क्या होगा? भाई क्वेश्चन तो बन ही जाता है ना। यहाँ पे आ जाते हैं। अब बताओ ईएमएफ ज्यादा होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है? सोच के बताइए। ईएमएफ ज्यादा होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ ज्यादा होता है क्योंकि वो सेल जब तक सर्किट में नहीं जुड़ी है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ईएमएफ कहा जाता है। जब सर्किट में जोड़ देंगे तो उसकी पावर तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगी ना। तो यहां पर यहां से लिख देंगे नोट करके E upon V is equal to L1 upon L2 as E is greater than V. EMF is always greater than the terminal potential difference। लेकिन ये डिस्चार्जिंग केस में भैया सही है, ध्यान रखेंगे, हम चार्जिंग केस में बात नहीं कर रहे हैं, ये डिस्चार्जिंग केस। तो ये हो जाएगा, तो जब E ज्यादा हो गया तो भैया L1 तो ज्यादा हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या, L1 हमेशा ज्यादा होगा, L2 हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपको जो मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ क्यों बड़ी रखते हैं, इसका डिस्कशन करने के लिए। ठीक, देखो तो इसको हटा देते हैं यहां से। ये क्वेश्चन आपका जब प्रैक्टिकल होता है आपका, तो वाइवा में भैया बहुत पूछा जाता है कि भैया मीटर ब्रिज में 1 मीटर का टायर, इसमें आपका 4 मीटर 8 मीटर तक के वायर यूज करते हैं, क्यों? ठीक है, देखो तो यहां लिख देते हैं फॉर इंक्रीजिंग सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर potential gradient must be minimum। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट लेंथ है वो कम से कम होना चाहिए। देखो जरा, ये तो था। ठीक है, तो देखो जरा V अपॉन L इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। जब हमको K को मिनिमम रखना है तो L क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो V इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर इन पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमम होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब होगा? दो तरीके से मिनिमम हो सकता है भैया, या तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मिनिमम कर दो, या तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मिनिमम कर दो, या वायर की लेंथ बढ़ा दो। ठीक है, दो चीजें में ध्यान रखी जाती है भैया कि पोटेंशियोमीटर में प्रैक्टिकल करते समय आपकी जो करंट फ्लो हो रही हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, बीच बीच में वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपको आंसर मिल गया कि पोटेंशियोमीटर में वायर क्यों लंबा रखा जाता है। ठीक, अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन इन बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट। क्वेश्चन भैया आ जाते हैं
देखिए क्वेश्चन इसमें 3 तरीके से आते हैं। अभी मैं तीनों को फिगर से आपको बना के बताता हूँ। इसमें आपसे पूछता है कि वेरिएशन इन बैलेंसिंग लेंथ, जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले डिस्कस किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार सर्किट बनाऊंगा आपको। उस सर्किट के जरिए ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बैलेंसिंग पॉइंट वेरी कर सकता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा सर्किट है। देखो जरा, ये हमारा हो गया वायर, ये हो गई ड्राइविंग सेल, ये हो गया एमीटर, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये लगा दिया की, और ये मेरा बन गया प्राइमरी सर्किट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया एक सेल, इसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको भी की K1 लगा दिया, और इसको मैंने जोड़ दिया। यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, और फिर मैंने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको नाम हमने दे दिया R1, R2, R3। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन 3 रेजिस्टेंस पर फोकस करना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ अगर हम इस R1 रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। अगर इस R2 को हम बढ़ाते चले जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है, और इस R3 रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना ही नहीं है। और इसको भैया हम इम्पोर्टेंट डाल दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हो, चाहे कंपटीशन में हो, एक क्वेश्चन आ जरूर जाता है। कैसे, देखो जरा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं कि अगर हमारा R1 रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम R1 रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा R1 बढ़ेगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट घटेगी, यानी कि I घटेगी। I घटेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम AB को लिखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, घटेगा। जब V घटेगा, क्योंकि हमको देखो क्या फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू KL, तो V अपॉन L इज इक्वल टू K। जब V घटेगा तो K भी हमारा क्या होगा, K भी घटेगा। जब K घटेगा तो L क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब देखो कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ रही है। और बिल्कुल सिमिलरली अगर हम एक केस लगा दें, अगर हम R1 को घटा दें तो क्या होगा, R1 घटेगा तो I बढ़ेगा, V बढ़ेगा, K बढ़ेगा, तो K बढ़ जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मतलब जो L है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमको इस पे फोकस करना है, बस हमको इन दोनों पोर्शन पे फोकस करना है कि रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, देखो तीसरा केस, अगर हम ये वाला रेजिस्टेंस, देखिए ये केस थोड़ा अलग होगा इस वाले केस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये रेजिस्टेंस इस सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस लगेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस लगेगा। ठीक है, देखो जरा, तो यहां पर अगर हम R2 को बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, V इक्वल टू E माइनस IR। जब R2 बढ़ाओगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या होगा, घटेगी, यानी कि I जो हो जाएगा वो घटेगा। जब I घटेगा, देखेंगे जरा, R बढ़ा रहे हैं, I घटेगा तो ये टर्म जो है वो घटता चला जाएगा, तो ये वाला बढ़ता चला जाएगा, तो जो V है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो भैया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका अगर बढ़ता है तो L भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस, सिमिलरली R2 अगर को घटाते हो तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वाले से देखो I बढ़ जाएगा तो ये माइनस वाला टर्म बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घट जाएगी। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो आपका L क्या हो जाएगा, वो भी आपका घट जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा,
मतलब क्या हुआ, इसको बढ़ाओगे तब भी बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटाओगे बैलेंसिंग पॉइंट घटेगा, इसको बढ़ाओगे बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसको घटाओगे बैलेंसिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा, अगर हम R3 को बढ़ाते हैं या R3 को घटाते हैं, R3 को बढ़ाओ चाहे घटाओ बैलेंसिंग पॉइंट पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमको बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जब करंट ही नहीं फ्लो होती तो इस रेजिस्टर का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो भैया ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि देखिए कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो गैल्वेनोमीटर के साथ ही जुड़ा हुआ है सीरीज में इससे बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको बढ़ाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, घटाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ घटती है। ठीक है, तो भैया ये हम लोगों का आज पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक फिनिश होता है। तो ये भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भैया ये चैप्टर में कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये कहना मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उस चैप्टर के में से कोई भी टॉपिक ये नहीं कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, सारे चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भैया नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियोज आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। बस बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। जो लोग नए हैं, जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए और आपका जो रिवीजन का एक क्रम बना हुआ है वो टूटने ना पाए। ठीक है, तो फिर भैया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।